बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टूडेंट जो ज्वाइन कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है सर आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल की अनाउंसमेंट सुनी आपने, जो ये यूनिवर्सिटी स्कूल्स वगैरह की, ये इसका प्रोसीजर अब मतलब कि टाइम पीरियड तो काफी लंबा हो गया मेरे ख्याल से। सर सर चले गए? ये वाला में कौन रोक सकता है? क्या हुआ? आ जाते हैं, कोई गया नहीं है। जी क्लास नेटवर्क कोई इशू था, इसकी वजह से ब्रेक हो गया। सर वही पूछ रहे थे कि ये जो अनाउंसमेंट कल की हुई है यूनिवर्सिटी स्कूल के हवाले से, तो प्रोसीजर तो मेरे ख्याल से काफी लंबा ही हो गया। अभी क्या अनाउंसमेंट हुई है जी कि 17 पंद्रह मई तक? जून तक पहले सर 15 जून तक इन्होंने कहा, अब 15 जुलाई तक कह दिया इन्होंने अच्छा, कि इम्तहानात वगैरह सारे, और इसमें ऑल यूनिवर्सिटीज भी, कॉलेज भी, उन्होंने कहा है, क्या कहते हैं, हर इदारे बंद रहेंगे। 15 जुलाई तक का टाइम दे दिया। जी जुलाई तक का दे दिया। चले फिर जो भी है, फिर सिस्टम चलाना तो है, अब क्या करें। सर पेपर फिर क्या क्या कहते हैं, पेपर्स का तो उन्होंने अभी नहीं कहा, ऑनलाइन है जो ए और ओ लेवल के हैं, तो फिर यूनिवर्सिटीज जो है वो पेपर अपने ऑनलाइन लेगी के पेपर लेगी? ये तो आईसीएमए की पॉलिसी होगी, जो जब वो डिसाइड करती है। जैसे ऑनलाइन होना, लास्ट टाइम भी एक दफ़ा ऑनलाइन तो हुए थे इनके, लेकिन अब देखें जो भी इस वक्त सिचुएशन होगी। अभी तो थोड़े से दूर है इम्तहान, ठीक है। अच्छा, ये होस्ट ने शेयरिंग मुझे भी बंद की हुई है। शहजाद साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी शहजाद जी साहब, सर। शहजाद साहब जो एजुकेशन में है, ये जरा मुझे शेयरिंग की होस्ट बनाइएगा, को होस्ट।
मैं इधर कॉल करूँ फिर। जी आजम साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा नहीं, वो किसी नहीं, आजम साहब ने भी शायद हैंड रेज किया था। जी सीमा आप। सर मुझे पूछना था कि ना इक्विटी की डेफिनेशन के अंदर ना एक वर्ड मैंने पढ़ा था रेजिडुअल इंटरेस्ट, तो इसको एक्सप्लेन कर दें कि रेजिडुअल इंटरेस्ट क्या होता है। जी आज हमने करना है एक्सप्लेन इसको। सर ये मार्कअप और मार्जिन में जरा डिफरेंस क्लियर कर दें। जी मार्कअप जो होता है वो कॉस्ट पे होता है, और जबकि मार्जिन जो होता है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है, परसेंटेज। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कल आपने वो एग्जांपल में कंपेरेबल की एक बात बताई थी, पॉइंट सी, वो एक दफ़ा रिपीट करिएगा। कंपेरेबल का मतलब ये होता है कि जब आप दो अकाउंटिंग सेट्स या रिकॉर्ड्स को देख रहे होते हैं ना, तो उनके जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए, उनमें कोहेरेंस होनी चाहिए। ये नहीं आप अगर इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं, एक कंपनी अगर फाइफो यूज़ कर रही है, दूसरी कंपनी अगर एवरेज यूज़ कर रही है, तो दोनों की वैल्यूज़ को आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ये पता हो जाए कि ये एवरेज पे ये वैल्यू कंप्यूट होगी, और तो आप उसको एवरेज की में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो कंपेरेबिलिटी के लिए आपको अकाउंटिंग रेगुलेशंस को भी एक एक लाइन के ऊपर लेके आना पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड्स बनाए इसीलिए जाते हैं कि जब अकाउंटिंग जब आप एक से ज़्यादा कंपनीज के दरमियान कंपैरिजन किया जाए, या इवन के एक ही कंपनी में पीरियड टू पीरियड कंपैरिजन भी हो, तब भी वो डाटा जो है वो कंपेरेबल रहे। ठीक है, तभी तो इंक्रीज डिक्रीज हम जो कैलकुलेट करेंगे वो रेलिवेंट रहेगा ना, वरना इंक्रीज डिक्रीज की कोई वर्थ ही नहीं रहेगी। अगर आपका इंक्रीज डिक्रीज सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने वजह से है, और आपने कोई एक्टिविटी नहीं इंक्रीज की या डिक्रीज की, तो फिर तो जो आपका इंक्रीज डिक्रीज है वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना फिर। ये है कंपेरेबिलिटी। जी ओके क्लास, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी जो नेक्स्ट हमारा एरिया है जो हमने कल ब्रेक किया था, दैट इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कब यूजफुल होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, तभी वो जाके यूजफुलनेस उसकी बनेगी। तो इसमें हमने कल डिफाइन किया था कि दो हमारी मेन क्वालिटीज़ हैं, जिसको हम फंडामेंटल क्वालिटीज़ कहते हैं, जबकि बाकी जो है वो इन्हांस्ड क्वालिटीज़ हैं, जो एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी वो भी ऑब्वियसली इंक्रीज तो करते हैं यूजफुलनेस को। तो इसमें दो जो है वो रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। तो रेलेवेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इससे मुराद ये है कि जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, उस डिसीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जानी चाहिए। और अकाउंटिंग सिस्टम का जो प्रोसीजर है वो ये होना चाहिए कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इस तरीके से डिज़ाइन हो, या इस सिस्टम इस तरीके से डेवलप हो कि आपका जो अकाउंटिंग डाटा है वो रेलेवेंट हो जाए। अच्छा, अब ये एक डाटा रेलेवेंट,
अच्छा, बाकी मतलब माइक काइंडली म्यूट रखें, कुछ लोगों का माइक अनम्यूट रहता है। क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट कीजिए। रेलेवेंस जो भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की होती है, वो 3 इंग्रेडिएंट्स जब होते हैं तो उसमें फिर रेलेवेंस हो जाती है। नंबर 1 है जी प्रेडिक्टिव वैल्यू, नंबर 2 है जी कंफर्मिटी वैल्यू, और नंबर 3 है मटीरियलिटी। ठीक है जी, ये स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर ये तीनों इंफॉर्मेशन के अंदर होंगे तो आपका डाटा इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो जाएगी टू द डिसीजन दैट यू आर बीइंग अकाउंटेड, यू आर बीइंग कन्फ्रंटेड विद। तो प्रेडिक्टिव वैल्यू है, प्रेडिक्टिव वैल्यू कहते हैं कि जो डाटा के अंदर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की सलाहियत होनी चाहिए, यानी डाटा इस अंदाज से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिपोर्ट करें कि वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन को शो करे। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको अभी पिछले दिनों जो कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग इंफॉर्मेशन की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके डाटा अलग अलग करके दिखाया था। तो ये भी एक एफर्ट की जाती है डाटा के अंदर कि आप बिजनेस की फ्यूचर में प्रिडिक्शंस को इंश्योर करवाते हैं। यानी अगर जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं, ये वो ऑपरेशंस हैं जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे और यूजर उसी की बेस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर ये डाटा आपको अवेलेबल नहीं हो, यानी आपको ये ना पता हो कि इसमें कंटिन्यूइंग कितना है और डिसकंटिन्यूड कितना है, तो आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या फ्यूचर की प्रिडिक्टिव वैल्यू बहुत थोड़ी होगी। इस तरीके से आप, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा हो, रिपोर्ट्स एनालाइज की हो, और अभी इस लेवल पे आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जाके ज़रूर देखें, किसी एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करें, कोई भी कंपनी ले लें, लिस्टेड कंपनी हो, और उसकी एनुअल रिपोर्ट को जाके स्टडी करें कि वो किस तरीके से डेवलप्ड है, तो उसके नोट्स कैसे हैं, उसमें नोट्स में क्या दिया हुआ है। एक दो मैं आपको उधर शेयर भी करूँगा शेयर फोल्डर में, वो आप उनको देखिएगा। तो जैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईयर ऑन ईयर का डाटा दिया होता है, 5 सालों का डाटा दिया होता है, लास्ट 5 ईयर्स का। तो उन लास्ट 5 ईयर्स में उस डाटा को आपने इस तरीके से मैनेज किया था कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो एरिया है दैट इज कंफर्मिटी वैल्यू। कंफर्मिटी वैल्यू ये होती है कि आपके डाटा के अंदर पास्ट के साथ रिकंसिलिएशन यानी कंपैरेबिलिटी भी होनी चाहिए। यानी जैसे आपने करंट ईयर के डाटा के साथ पास्ट ईयर का डाटा भी आप शो करते हैं, ताकि जो करंट ईयर के रिकॉर्ड्स है वो पास्ट ईयर के रिकॉर्ड के साथ यू विल सी कि ये इन लाइन है कि नहीं है। ठीक है, कंपैरेबिलिटी इनकी रहती ही रहती। और मटीरियलिटी जो है वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट में हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था कि मटीरियलिटी डाटा, रेलेवेंट डाटा मटीरियल होता है, इमटीरियल डाटा इररेलेवेंट होता है। ठीक है, और मटीरियलिटी का मतलब ये है कि वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट करती है। ठीक है, वो डाटा विल बी मटीरियल इफ इट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजंस। ठीक है, तो इमटीरियल इंफॉर्मेशन को आप इग्नोर करते हैं, या उसको किसी और तरीके से रिपोर्ट करते हैं। जो मटीरियल आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी क्लास की नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो शिजाद साहब मुझे को होस्ट बनाइएगा प्लीज। शिजाद साहब कोई इन्फो। शिजाद साहब मिस तबिंदा अगर आप कॉल करती हैं इनको शिजाद साहब को लैंडलाइन पे, यहाँ से जी नंबर सर मैं मेरा। कर रही हूँ। जी। एक क्वेश्चन है सर। जी पूछें सवाल। सर क्वेश्चन नहीं, वैसे जनरली कुछ बात है कि ट्रेन सबका इंतजार करती है, हाँ जी। किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन ट्रेन को सबका इंतजार करना पड़ता ट्रेन सबका इंतजार करती है, दोबारा बताइएगा क्या कहा आपने। है। यानी मतलब ये कि जब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो फिर हम आपका वेट करते हैं, लेकिन जब हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स का होता है जनरली, तो फिर जब वो वापस आते हैं रिकनेक्ट करके, तो वो हाँ कब हाँ ट्रेन कब की कहाँ कहाँ निकल जाती है, ये याद की नहीं है हमारे साथ। सही। देखिए उसमें अब ये है कि ये सिस्टम ऐसा है कि अगर क्लास तो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली, लेकिन अब मुझे इसमें ये नहीं पता लगता कि कौन डिस्कनेक्ट हो गया कौन नहीं हुआ। लेकिन आप कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आप यू कैन हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चन। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा होता हूँ, मैं इसलिए बड़ा मेरा पेस जो है ना थोड़ा स्लो है। वैसे जनरली अभी इस वक्त तो खैर ये मैंने अपने आप को बड़ा थोड़ा कंट्रोल किया है। पहले थोड़ा पेस मेरा फास्ट था, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन की वजह से वैसे ही मैं थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ। स्टूडेंट्स तो अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो यू कैन, बल्कि स्टूडेंट मुझसे पूछते भी हैं सवाल कि सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ज़रा मुझे दोबारा गाइड कर दे, तो वो कोई मसला नहीं होता। सर जब आपने अपॉर्चुनिटी दे दी अंदर से ऐसे ही करेंगे, आपको वहीं से सर पता चलेंगे लेकिन वो कि रिकॉर्डेड आ लेक्चर्स जाए। तब अवेलेबल होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो कब तक अवेलेबल होंगे? हाँ जी, ये आपको बताया नहीं अभी उन्होंने, मुझे तो वो कह रहे थे मैं स्टूडेंट्स को बता दूंगा। आप ऐसा करें सर ना, कुछ क्योंकि भी इसमें नहीं आईटी बता का भी रहे कोई। स्टूडेंट्स को तो वो गाइड ही कुछ नहीं करते, पता नहीं इनका क्या तरीका का सर। है, पूरा स्टूडेंट्स को तो कुछ सेशन नहीं समझ। कंप्लीट हो जाए ना तो इन्होंने कुछ भी नहीं, कोई लेक्चर नहीं देने, क्या कहते हैं, लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे ही किया था। ऑनलाइन में सर ये इतने टफ सब्जेक्ट है, बंदा नहीं समझ आती, क्या कहते हैं, बंदा सुन जी। लेता है, कुछ भी नहीं सर बताते ना गाइड करते हैं हमें, बस कहते हैं हो अच्छा जाएगा हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपकी बात जो है ना आज ये इधर पहुंचाता हूँ उनकी तरफ कि भाई ये कम से कम स्टूडेंट्स को आप बता दें कि जी ये अपना कल। अभी शिजाज साहब ने मुझे को होस्ट बना दिया, थैंक यू शिजाज साहब। ग्रेट मैन। जी जी, एक मिनट जरा मैं कॉल करूं जरा फिर उधर ना, कि ये एटलीस्ट क्योंकि अभी करंटली डिस्कस हो रही है बात, तो मैं उन तक ही पहुंचा दूं। वेट प्लीज वेट। क्या डिस्कस हो रहा था? जनरल गपशप। सर जनरल गपशप उधर तक पहुंचा रहे हैं। सीआर क्या डिस्कशन हो रही थी? नहीं जी, जनरल गपशप कोई नहीं थी, वो रेलेवेंट बात ही थी कि ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स कब तक अवेलेबल हो जाएंगे। तो वो मैं फिर एजुकेशन में रब्ता कर रहा था कि उनको ज़रा आपको ये टाइम बता दी जाए। तो मैंने उनको मैसेज भेज दिया है, देखिए अब उनकी तरफ से क्या आता है। वैसे वो मुझे कह रहे थे कि विद इन 1 वीक हम लोडिंग स्टार्ट कर देंगे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की।
अब 1 वीक से तकरीबन हो गया है, लेट्स सी। सर पोर्टल पे ना इस्लामाबाद कैंपस के हो गए मैं लेक्चर्स, लेकिन लाहौर कैंपस या किसी और कैंपस के अभी तक उन्होंने अपलोड नहीं किए हैं। चले, वैसे अगर आपके, लेकिन अब वो जो मेरा सेशन ले रहे हैं उसके लिए वो पुराने वाले सेशन के शायद उनका सीक्वेंस डिफरेंट हो, वो जो टीचर है वो किसी और सीक्वेंस स्टैंडर्ड्स पढ़ा रहे हो। बट चले, लेट्स सी, मैं करता हूँ बात इंशाल्लाह, कल आपको कंफर्म करता हूँ। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे मटेरियलिटी जो होती है वो दो किस्म की होती है, मटेरियलिटी ऑफ साइज भी होती है एंड नेचर भी होती है। जो साइज की मटेरियलिटी होती है उसका मतलब ये होता है कि वो जो कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। यानी नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, वो परसेंटेज ऑफ सेल्स या परसेंटेज ऑफ एसेट डिफाइन कर लेती हैं अपने मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड का। मिसाल के तौर पर वो कहें जी हम 10% ऑफ सेल्स जो है ये हम जो भी रकम 10% ऑफ सेल्स से ऊपर होगी या 2% ऑफ सेल्स से ऊपर होगी वो मटेरियल होगी, 2% ऑफ सेल्स से नीचे इमटेरियल होगी, ठीक है। और साइज के अलावा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है कि उसमें साइज मैटर नहीं करता, उसमें ट्रांजैक्शन की नेचर मैटर करती है। फॉर एग्जांपल कुछ इश्यूज ऐसे हैं, जैसे हम स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे IS 24, तो उसमें डिस्क्लोजर्स की बात है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, ठीक है। तो उसमें कुछ पार्टीज ऐसी हैं, कुछ जो हमारे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, या कुछ जैसे डायरेक्टर्स हो गए, या कुछ कनेक्टेड लोग बिजनेस के साथ ऐसे होते हैं कि उनके साथ चाहे छोटी अमाउंट की ट्रांजैक्शन ही क्यों ना हो, आपने उसको रिपोर्ट ज़रूर करना है। उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन मैटर नहीं करता, उसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मैटर करती है। तो डिपेंड अपॉन के वो मटेरियलिटी, वो जो इन शॉर्ट थ्रेशोल्ड एक ही है कि आपके बिजनेस पे उसका आपके बिजनेस डिसीजन पे उस चीज़ का इम्पैक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो वो आइटम मटेरियल होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेलेवेंस है कि डाटा आपका रेलेवेंट हो जाएगा। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि आपका जो डाटा है वो उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी ना हो, और एम्बिग्विटी जो है वो उसके भी 3 इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। एक कंप्लीटनेस है, कंप्लीटनेस का मतलब कोई चीज़ आपने छोड़ी ना हो, हर चीज़ आपने उसको बयान कर दिया हो, तमाम जितने भी रेलेवेंट आइटम्स हैं वो आप उसके अंदर एक्सप्लेन उसमें कर दिए हुए हो आपने, यानी इकोनॉमिक रियलिटी जो आपकी बिजनेस की है वो आपने उसमें डिफाइन कर दी हो। न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल हो गए और बिजनेस के मैटर्स को देख रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसकी तरफ इंक्लाइन नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि प्रिजुडिस, यानी उसको कहते हैं कि आप किसी तरफ बायास्ड नहीं है, अनबायास्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी आप कस्टमर्स को नहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे, आप सप्लायर्स को नहीं कर रहे, आप जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लिहाजा आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को कंसीडर करके ये इंफॉर्मेशन ना प्रोड्यूस करें। फ्री फ्रॉम एरर, ये जस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि उसमें कोई एरर ना हो। ऑब्वियसली जितने भी एरर्स है इसके ऊपर स्टैंडर्ड भी बने हुए हैं कि एरर की हैंडलिंग प्रॉपर हो, अगर एरर टाइमली डिटेक्ट हो गया है तो उसको फिर आप टाइमली जो है वो एडजस्ट या करेक्ट कर भी दें। तो ये 2 इंग्रेडिएंट एज पर ISB फ्रेमवर्क जो आपकी फाइनेंशियल। सर ये न्यूट्रलिटी प्रूडेंस जरा एक मिनट में वो कर लें। न्यूट्रलिटी प्रूडेंस का ये कॉन्सेप्ट है ना कि आप किसी डाटा को किसी पर्टिकुलर यूजर ग्रुप के हवाले से ना प्रिपेयर करें, आप जनरल पर्पस रखें, ठीक है। आप किसी की तरफ इंक्लाइन ना हो जाए, आप इंडिपेंडेंट वो डाटा प्रोड्यूस करें, ठीक है सर जी। सर इसका हम मतलब आम अल्फाजों में हम इसे ये भी कह सकते हैं ना कि हम अगर अगर कोई रॉन्ग साइड पे है और हम उसके हक में फैसला कर रहे हो, मतलब हमें उसके हक में फैसला नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए जी, और इक्वली सबके साथ मतलब रहना चाहिए। इसका ये भी हो सकता है ना मतलब। इक्वल्स से अगर हट के बात करें ना, हम इक्वल से के अलावा हम ये कह रहे हैं कि हम किसी
जो फैक्ट है ना उसको बस बता दें। हम ये नहीं करें कि भाई फॉलो द अगर, स्टैंडर्ड, हाँ सर, हाँ जी, सिंपली फॉलो द स्टैंडर्ड्स। सिंपली फॉलो द स्टैंडर्ड्स एंड सिंपली फॉलो दी ग्राउंड रियलिटी। जो ग्राउंड रियलिटी है उसको एक्सप्लेन कर दें मिसाल, ठीक है। आप किसी उसको चेंज ना करें, उसको अननेसेसरी उसको क्या कहते हैं उसको कैमोफ्लेज ना करें, एक्सप्लेन अननेसेसरी। आसान अल्फाज में ये कह रहे थे कि बायस ना हो। जी 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 बिल्कुल, बायस बायस ना, ठीक है जी। ये दो इंग्रेडिएंट है जी, ये फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद जो बाकी 4 इंग्रेडिएंट मैंने नीचे बताए थे वो इन्हांस्ड क्वालिटीज़ हैं, जिसमें कंपैरेबिलिटी है। कंपैरेबिलिटी आपकी कब इंश्योर होती है, जब आप कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं और डिस्क्लोजर प्रॉपर देते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज भी की है और आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया है, तब भी आप एक तरह से कंपैरेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं या कंपैरेबिलिटी को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है और आपने वो उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर बता दी है, तो जो एनालिस्ट है, जो यूजर है, वो उसको अकॉर्डिंगली अमेंड करके फिर एनालाइज करेगा, ठीक है। तो कंपैरेबिलिटी मींस के एक तो कंसिस्टेंसी आप फॉलो करें जहां तक हो सकती है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी आपको चेंज करनी पड़ती है, अगर आपको इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज भी करना पड़ता है, तो फिर आप उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दें ताकि वो यूजर उसको अकॉर्डिंगली एनालाइज कर ले। वेरीफाइबिलिटी कहते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ वो वेरीफाई होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो किसी रफ एस्टिमेट की बेस के ऊपर आपने बना ली हो। और ये चीज जो है ये रिलायबिलिटी को इंश्योर करती है, ठीक है। रिलायबिलिटी इज इंश्योर्ड, ठीक है। जब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाइबल होगी तो वो रिलायबल भी होती है, क्योंकि वो फिर आप जब आप किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर है, वो उसको वेरीफाई करने जाता है और अगर वो उसके अगेंस्ट कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है तो फिर वो इंफॉर्मेशन रिलायबल भी हो जाती है कि जी ठीक इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर किसी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट ना हो, कोई उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स ना हो, तो फिर आपके लिए वो ज़रा सस्पेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है कि जी ये शायद ये गलत इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा टाइमलीनेस है, इंफॉर्मेशन की वक्त पे जिस वक्त चाहिए उस वक्त वो ना मिले तो उसकी कोई यूज़फुलनेस नहीं रहती है। ऑब्वियसली अकाउंटिंग सिस्टम में आप अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे होंगे, तो जिस वक्त बॉस ने रिपोर्ट मांगी है उस वक्त अगर वो रिपोर्ट ना दी जाए, ठीक है, या जिस वक्त वो डिसीजन लेना है वो इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल ना हो, तो फिर उस इंफॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन की यूज़फुलनेस उसी वक्त रहती है जब इंफॉर्मेशन टाइमली आपको अवेलेबल हो जाए। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर टाइमलीनेस का जो मेन पॉइंट ये होता है कि आप जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले पहले अपनी जो यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट पे नॉर्मली तो आप उनको पिछले साल की परफॉर्मेंस बताएं ताकि वो फिर अगले साल की स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस करें। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रेजेंटेशन आप इतनी अच्छी रखें कि जो एक रीजनेबल नॉलेज जिस बंदे के पास है वो उस फाइनेंशियल रिकॉर्ड को इजीली अंडरस्टैंड करके अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल कर ले, ठीक है। उसमें आपकी कंटेंट का बेहतर होना भी होता है, लेकिन कंटेंट के साथ उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी जो चीज़ों की जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं उसकी प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर हर चीज़ आप उसमें बनाएं। कोई टेक्निकल जार्गन्स ना यूज़ करें, अगर जार्गन्स यूज़ भी करें तो जो नॉर्मली जार्गन्स हैं वही आप यूज़ करें। अननेसेसरी ऐसी टर्म्स ना यूज़ करें जो लिटरेचर के अंदर नॉर्मली एक रीजनेबल नॉलेज रखने वाले पर्सन के लिए नई होती हैं, या अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर रेफरेंसिंग दे दें जी ये इसका ये मतलब है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि वो यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन हासिल करना आसान हो जाए। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है, ये जस्ट थ्योरेटिकल गाइडलाइंस हैं कि आप अपनी जब भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करें, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये क्वालिटीज़ उनके अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर होनी चाहिए, तभी आपका जो अकाउंटिंग डाटा है वो यूज़फुल होगा और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन लिए जा सकेंगे।
ओके जी, इसके बाद जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसका कंप्लीट सेट कितने कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, ये सर बड़ा इम्पोर्टेंट। जी जी सर वो कन्फर्मेटी जो है ना, वो सेकंड पॉइंट, उसको जरा दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। कन्फर्मिटी का मतलब ये होता है कि जब आप करंट ईयर का डाटा रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप पिछले साल के डाटा के साथ कंपैरिजन भी एक तरह से शो करें, कन्फर्मिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपका, और नॉर्मली ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा होता है ना, ये पिछले सालों के साथ एक ट्रेंड को रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है। जो अब आपने ट्रेंड एनालिसिस करना होता है, तो आप पिछले सालों के साथ उसको कंपेरेबल बना के लेके चलते हैं। और ये देखिए ना, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये कोई अलग नहीं है, ये आपस में मिलते जुलते हैं, इनमें अब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, आप इसको इससे अलग नहीं कर सकते, इसको इससे अलग नहीं कर सकते। ये तमाम चीजें कहीं इकट्ठी होंगी तो उसको आप वो मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, हर एक का अपना अपना एक रोल है। सर ये ओके, थैंक यू। कंफर्मेटरी और कंपैरेबिलिटी तकरीबन सेम है फिर इसका मतलब? कंपेरेबिलिटी इंश्योर होती है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, ठीक है, और प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ। हाँ, तो तकरीबन इनमें कन्फर्मिटी कहते हैं कि पिछले ईयर्स के साथ आपने उसको कंफर्म भी करना होता है, या उसको रिलेट करना होता है, रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले सालों की इंफॉर्मेशन आपने बड़ी स्कैटर दी हुई है, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन का कोई इससे कोई लिंक ही नहीं है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास 5 है जी। देयर आर 5 कंपोनेंट्स। ये अब प्रॉपर इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि नंबर 1 इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। नंबर 2 इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये प्रॉपर जो इनके नाम है जी। अब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का वर्ड आप लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। थर्ड कंपोनेंट है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। और ये चौथा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इसके लिए IASB को सेपरेट स्टैंडर्ड एक लिखना पड़ा है, IAS 7, ठीक है। तो IAS 7 इंशाल्लाह हमारे कोर्स में है, उसको भी इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम कैश की मूवमेंट की बात करेंगे। अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की है, ना इस वक्त अभी वो रेलिवेंट है। बहरहाल इसके ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है एनालिसिस पर्पस के लिए। तो कैश इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो कैश की जो मूवमेंट है ये भी आपने एक्सप्लेन करनी होती है, और बिजनेस के हवाले से फिर उसको बहुत सारे डिसीजन कैश फ्लो के ऊपर भी होते हैं। और पांचवा जो कंपोनेंट है वो नोट्स या डिस्क्लोजर्स हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने एग्जांपल के तौर पे रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स में नॉर्मली आप प्रेजेंट करते हैं। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज आप प्रेजेंट करते हैं कि हम LIFO यूज़ कर रहे हैं, सॉरी FIFO यूज़ कर रहे हैं, एवरेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम डेप्रिसिएशन के अंदर ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, ये आप डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में। और भी डिफरेंट, अगर आप जितने भी स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे उन सब के जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी आपने पर्टिकुलर आइटम्स के हवाले से ट्रीटमेंट फॉलो किए हैं, उन ट्रीटमेंट्स को आप फिर एक्सप्लेन करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी वाले सेक्शन में। ये लाइफो और फाइफो ये भी नोट्स एंड डिस्क्लोजर में शामिल हो गए? जी जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते वर्किंग हैं, वगैरह करेंगे बिल्कुल करेंगे जी, ठीक है जी। LIFO तो वैसे अब डिसअलाउ हो गया हुआ है, लेकिन हम FIFO और एवरेज की जो डिस्क्लोजर वो करेंगे, ठीक है। ये जरूर करते हैं, ये तभी तो देखो जी जी, तभी प्लीज म्यूट कर दें माइक। सर ये शोर हो रहा है, क्या कहते हैं किसी का माइक? हाँ जी जी, मैंने इसीलिए कहा वो म्यूट कर दें, क्वेश्चन के बाद काइंडली ना म्यूट कर दिया करें। अच्छा, दूसरा जो कंटेंट है अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस जैसे मैंने बात की थी कि आप जैसे आपको एस्टिमेट्स अजम्पशंस लेते हैं, जैसे मैंने गोइंग कंसर्न की बात की थी, अप्रूवल की बात की थी, तो ये अजम्पशंस आप डिफाइन करते हैं, बिल्कुल आप उसमें अपना एक डिक्लेरेशन देते हैं। एस्टिमेट्स आप बताते हैं कि जी हमने बैड डेट्स को इतने % एस्टिमेट किया हुआ है, हमने डेप्रिसिएशन का ये एस्टिमेशन रेट लिया हुआ है, हमने जो इनकम टैक्स प्रोविजन है वो इतने % एस्टिमेट की हुई है। ये तमाम चीज़ें आप उधर नोट से बताते हैं। कमिटमेंट्स कहते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से मुराद कि आपकी अगर आपने एक बॉन्ड साइन किया हुआ है
5 साल का बॉन्ड साइन किया है तो आप नोट्स के अंदर डिटेल देते हैं कि जी ये बॉन्ड्स की ये कमिटमेंट है, इसके अगेंस्ट हमने ये वाला एसेट प्लेज करवाया हुआ है, इसके अगेंस्ट ये वाले हमने बिल्डिंग को मॉर्गेज रखवाया हुआ है। कमिटमेंट्स की आप बात सारी एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्टीजेंसीज आप बताते हैं कि जी फ्यूचर में ये इंशाल्लाह इसके ऊपर स्टैंडर्ड भी हम पढ़ेंगे कि हमारे बिजनेस के ऊपर ये इस वक्त ये इश्यूज चल रहे हैं और हमें इन खतरात का बिजनेस के सामना है। कॉन्टीजेंसीज ये हम एक्सपेंसेस शायद हमें फ्यूचर में इंकर करने पड़ जाए, ठीक है, ये कॉन्टीजेंसीज के अंदर आते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स भी कॉन्टीजेंसीज का एक तरह से पोर्शन होता है, लेकिन इसको ज़रा सेपरेटली डिफाइन किया जाता है कि कंपनी के ऊपर ये लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये केसेस चल रहे हैं और इनका ये स्टेटस है और इस पे एक्सपेक्टेड हमें ये लॉस हो सकता है। स्टॉक ऑप्शंस ये होता है कि आप एम्प्लॉइज़ को या डायरेक्टर्स को एक ऑप्शन दे देते हैं कि जी आप फ्यूचर में हमसे एक पर्टिकुलर हमारा जो शेयर है वो इतने में परचेज कर सकते हैं। तो आपने एक ऑप्शन उनको इशू किया हुआ है, उसको स्टॉक ऑप्शन कहते हैं। वो स्टॉक ऑप्शन भी आप अपने शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि जी हमने ऑलरेडी स्टॉक ऑप्शन इशू किए हुए हैं, ठीक है, अपने डायरेक्टर्स को इशू किए हुए हैं या जनरल पब्लिक को इशू किए हुए हैं। रिलेटेड पार्टीज, जैसे मैंने पहले भी एक डिस्कशन में बताया कि आप अपनी बिजनेस की जो मेजर रिलेटेड पार्टीज हैं, चाहे वो आपका मेजर सप्लायर है, मेजर कस्टमर है, कोई बैंक है मेजर, या आपका कोई सब्सिडरी है, कोई पेरेंट कंपनी है, उन सब की इंफॉर्मेशन आप अपनी डिस्क्लोजर में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सीक्रेट्स नहीं होती इंफॉर्मेशन, जी? अपनी पार्टी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज करते हैं। ये देखें, तो सीक्रेट इसलिए नहीं होती कि आप कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं ना, प्राइवेट कंपनी शायद इसको सीक्रेट रखें, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता। पब्लिक कंपनी तो देखिए ना, आप जनरल पब्लिक का पैसा है उनको बताएंगे ना कि जी हमारा कस्टमर मेजर कौन है, मेजर सप्लाई कौन है, हमारा रिलेटेड पार्टी कौन सी है। ये इसके ऊपर कुछ और इश्यूज भी हैं, बहरहाल वो क्यों करते हैं उसका पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है। तो वो चूंकि रेलेवेंट स्टैंडर्ड की डिस्कशन है, IS 24 में जाके हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि व्हाट आर द मेजर रीजंस कि हमें रिलेटेड पार्टीज की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये नॉर्मली जो रिलेटेड पार्टी है ना, ये पेरेंट कंपनी या सब्सिडरी कंपनी के हवाले से ज़्यादा बात होती है, ठीक है, कि हमें अपनी पेरेंट और सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताना पड़ता है कि जी हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस हिसाब से डिस्पर्स है, एक शेयर कितने लोगों के पास है, 2 शेयर कितने लोगों के पास हैं, इस तरह एक पैटर्न सा बनता है, ठीक है। तो ये मैं आपको ना आज एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पे अपलोड करूँगा शेयर होल्डर में, तो आप जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट्स की ज़रा गो थ्रू कीजिएगा कि आपको चीज़ें पता लगेंगी। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है कि बिजनेस के कितने सेगमेंट्स हैं, वो सारी डिटेल आप देखते हैं, और डायरेक्टर्स हमारी बिजनेस के कौन है, इन तमाम की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोजर्स के अंदर मौजूद होती है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है जी रिपोर्ट का, एनुअल रिपोर्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 हैं जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको हम स्प्लॉकी भी कहते हैं। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख देते हैं SFP, इसको हम लिख देते हैं स्प्लॉकी, ठीक है, और इसको लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में इसके एब्रीविएशन भी आप लिख सकते हैं, और इसका आप SCF स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो लिख सकते हैं, ठीक। सर ये सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे बाकी 4 जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो है इसको कर दिया जाता है डिस्प्ले, लेकिन ये जो 5 वाला है ये भी क्या इसी तरह ही होता है या किसी भी टाइम ये शो कर सकते हैं? उसी पीरियड का, जिस पीरियड की चारों रिपोर्ट्स है ना, उसी पीरियड का ही डिस्क्लोजर नोट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज हाँ, एक चीज में यहाँ पे ना शायद लिखना शायद मिस कर गया, यहाँ पे सपोर्टिंग कैलकुलेशंस भी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एनेक्चर्स के ये बैक एंड कैलकुलेशंस कह लें या बैक एंड वर्किंग्स, बैक एंड कैलकुलेशंस, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर ऊपर दी हुई है तो उसके बैक एंड में क्या वर्किंग है, ओपनिंग स्टॉक क्या था, परचेज क्या थी, ये सारी बैक एंड वर्किंग भी नोट्स के अंदर होती हैं, ठीक है। तो हाँ, और उसी पीरियड की होती हैं ये सारी चीजें।
यानी कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्प्ले करें तो उसके साथ ये भी साथ होगा या ये अलग से ये सेपरेटली साथ ही होगा? होगा ना, साथ ही होगा ना, बिल्कुल साथ होगा। ओके। मैं आपको अगर एनुअल रिपोर्ट ना ओपन करके कंपनी की दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद कहीं पड़ी, और मैं आपको बगे एक में अगर आप मुझे देते हैं तो मैं एनुअल रिपोर्ट आपको कंपनी की खोल के भी दिखा देता हूँ। बस होप्स हो कि मैंने कहीं रखी भी हो, इस वक्त मैं डाउनलोड कर लेते हैं इजी। वो डाउनलोड में नेट ज़रा स्पीड अप नहीं चलता। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट जस्ट वेट। जी जी, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा मेरे जी। पास ये जी, ये एक नेशनल फूड्स वालों की एनुअल रिपोर्ट है। तो जस्ट 1 मिनट, मैं इसको आपके सामने, एनुअल रिपोर्ट के अंदर ना और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे है ना वहाँ से मैं जी। आपको प्रेजेंट करता हूँ। रुकिएगा, ये देखें, ये पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग भी सामने आपके आ रहा है कि जी। ये देखें जी, ये हमारे जो ये शेयर्स हैं, ये दो शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास टोटल शेयर्स इतने हैं, ठीक है, और ये परसेंटेज बनता है, ये टोटल 100% बनता है। ये देखिए, तो ये पैटर्न ऑफ शेयर होल्डर भी आप बताते हैं कि दो शेयर्स हैं, दो शेयर होल्डर, इनके पास ये शेयर्स हैं, ये एक शेयर इतने शेयर्स हैं, एक बंदा इतने शेयर्स हैं, ठीक है, और इतने सारे लोग जो जनरल पब्लिक के हैं उनके पास इतने शेयर्स हैं। तो जनरल पब्लिक के पास 7.44% शेयर है, बाकी सारे जो शेयर्स हैं वो अब देखें डिफरेंट कंपनीज के पास हैं। ये पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग भी आप इधर डिफाइन करते हैं। इसके बाद मैं आपको जरा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा दूं। ये प्राइवेट कंपनी है ना? जी नहीं, पब्लिक कंपनी है। ये कंपनी देखें, के ये अंदर शेयर डायरेक्टर से नहीं, ये और किसी ने इन्वेस्ट भी किए होंगे ना, और किसी ने भी इन्वेस्ट किया, उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया ना, डिस्क्लोज तो कर दिया ना कि जी हमने ये डायरेक्टर के पास शेयर्स हैं। ना डिस्क्लोज किया था फिर वो प्रॉब्लम थी। अच्छा देखें, ये छोड़ दें, ये अनकंसर्न्ड का वर्ड क्या है, ये आप देखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें वही सेम पैटर्न है जो नॉन करंट एसेट जो मैंने आपको प्रेजेंट किया था एक क्वेश्चन के अंदर, सेम उस पैटर्न पे। अब देखिए यहाँ पे नोट नंबर 5 है, नोट नंबर 6 है, 7 है, तो ये देखें ना, इस पे अभी नोट नंबर 5 पे आप जाएंगे तो नोट्स टू दी अकाउंट्स में सबसे पहला जो नोट होता है वो कंपनी एंड इट्स ऑपरेशन है। फिर उसके बाद 1.1 में वो फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर नंबर 2 बेसिस ऑफ प्रिपरेशन है, बेसिस ऑफ मेजरमेंट है, ये सारे देखें, फंक्शनल करेंसी कौन सी यूज होगी, यूज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टी प्लांट के लिए ये होगा, स्टॉक के लिए ये होगा, ट्रेड डेटर्स के लिए ये होगा, प्रोविजंस के लिए ये होगा, ठीक है। इसके बाद ये सब बहुत डिटेल ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और देन ये अब नोट नंबर आई थिंक वो 5 था जो, हाँ जी देखें, नोट नंबर 5 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में बता रहे हैं कि जी ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट है, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको फर्दर वो नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखें, ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट जो था वो ओपनिंग ये था, ये बहुत डिटेल वर्किंग होती हैं, ठीक है। और ये देखें ना आप, ये सारी चीज़ें अगर फेस ऑफ दी बैलेंस शीट पे बता दी जाएंगी तो कितना डाटा कम्बरसम हो जाएगा, लेकिन जिसने डिटेल देखनी है वो डिटेल भी ले चला जाए, ठीक। जैसे आप लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं तो रिसर्च पेपर्स के लिए आपको बाज़ बार डिटेल चाहिए होती है, तो फिर आप उनको ये नोट्स टू दी अकाउंट में जाकर डिटेल देखनी पड़ती है। आपने पहले देखना होता है कि फेस ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे कौन सी डाटा को एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक इन ट्रेड को, तो आप पॉइंट नंबर 8 में चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इधर आ जाओ, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल 23 पॉइंट है, तो 23 को देख लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 23 है,
ये मैं आपको ना वहाँ पे रख भी दूंगा उधर, तो आप इसको जी। देखिएगा। उधर ये देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्यूट हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, पैकिंग मटेरियल कंज्यूम, स्टोर एंड सप्लाईज, उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल रहे होते हैं जिस तरीके से। ये देखिए ये पूरी वही स्टेटमेंट है जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। और इसको आप ना कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप पढ़े ना, जो लोग पढ़ भी रहे हैं, काफी लोग पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप उस चीज को देखें। जैसे आप अभी आप पढ़ रहे होंगे शायद प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट से कौन से एलिमेंट है, पीरियड कॉस्ट से कौन से एलिमेंट है। तो यहाँ पे वही ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में आप ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, उसमें आप फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेस करते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है, ओपनिंग फिनिश गुड को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है ये आपने इसके बैकएंड पे बनी हुई होती है। लेकिन फ्रंट पे देखें, फ्रंट में सिर्फ एक फिगर रिपोर्ट हुई है, जस्ट वन फिगर, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जस्ट वन फिगर। तो यूजर जो होता है वो टॉप लाइन चीजों को देख रहा होता है, जिसको डिटेल चाहिए होती है वो डिटेल देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो ये मैं इंशाल्लाह उधर रख भी दूंगा, तो अभी क्लास के बाद वहां पे देख लीजिएगा आप। ओके जी। तो इसके बाद जो हमारा अब नेक्स्ट सर चैप्टर है, ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें। पब्लिक कंपनी में ना बेसिकली जो शेयर होल्डर होते हैं वो जनरल पब्लिक होती है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी के अंदर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपके आम आवाम का पैसा होता है। प्राइवेट कंपनी में जो बेसिकली इसको फैमिली ओन्ड बिजनेस भी कहते हैं, मतलब दो भाइयों ने मिलकर कंपनी रजिस्टर करवा ली, ठीक है। तो वो कंपनी जो प्राइवेटली ऑपरेट कर रही है उसमें आम पब्लिक का पैसा नहीं है, सिलेक्टेड लोगों का पैसा है, और वो 3-4 लोग, 5 लोग, 10-12 लोग मिलके अपना पैसा लगा रहे हैं, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है। और लीगल डिफरेंसेस भी हैं, वो आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर और डिफरेंसेस भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और में कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ इनकॉर्पोरेशन के हवाले से डिफिकल्टीज हैं। आप जनरल पब्लिक को अप्रोच करेंगे, उसके लिए आपको अगर उस जैसे प्राइवेट कंपनी है उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, पब्लिक का डिफरेंट है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी के लिए जो हमारे रूल्स हैं वो थोड़े से सख्त होते हैं, क्योंकि वहाँ पब्लिक का पैसा होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपकी इम्पोर्टेंट है। बस ये सर ये सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या आता है? सेगमेंट में ये होता है कि आप के बिजनेस के कितने सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अगर यूनिलीवर है या कोई और नेशनल फूड्स ही है, ये भी खोला था हमने, तो नेशनल फूड्स के अंदर मसाले जात वाली हमारी सेल्स वो सेगमेंट क्या है, कैचअप वाला सेगमेंट क्या है, इसके अलावा कोई दूसरा और कोई आइटम है तो उसका सेगमेंट क्या है, वो सेगमेंट इंफॉर्मेशन। बेवरेज अलग है, स्नैक्स अलग है। जैसे यूनिलीवर के अंदर के आपके डिटर्जेंट्स का सेगमेंट अलग उन्होंने किया हुआ है, सोप्स का अलग किया हुआ है, ठीक है, हाउस कीपिंग का अलग किया हुआ है, फिर उन्होंने कंज्यूमर आइटम्स को अलग किया हुआ है डिफरेंट। तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन ये तो सब प्रोडक्ट लाइन में आ जाएगा ना, प्रोडक्ट लाइन में आ जाएगा। प्रोडक्ट लाइन वो उससे भी नीचे डिटेल होती है। जैसे बेवरेज है, बेवरेज के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब बेवरेज एक सेगमेंट है आपका। अब बेवरेज के नीचे है ना फिर पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, वो उसके नीचे प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। मेन स्नैक्स है, अब स्नैक्स तो मेन कैटेगरी है। अब स्नैक्स के नीचे स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस का सेगमेंट अलग है, स्नैक्स का अलग है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन मजीद एक ड्रिल नीचे और है। फिर प्रोडक्ट नीचे ब्रांड अलग चीज है, वो मजीद ड्रिल है। मसलन मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपकी बेवरेजेस हैं, ये मेन कैटेगरी, मेन सेगमेंट हो गया। उसके नीचे जो प्रोडक्ट लाइन है वो लेट्स सपोज पेप्सी है, उसके नीचे ब्रांड्स या SKUs होते हैं, 1.5 लीटर अलग, हाफ लीटर अलग, जंबो अलग, जो शीशे की बोतल जिसको रेगुलर बोतल कहते हैं वो अलग है। वो तो फिर जितना आप ड्रिल डाउन चले जाएंगे उतना ड्रिल डाउन वो आप बिजनेस को करते रहेंगे। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पस के लिए नॉर्मली हम सेगमेंट इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, जो कि अब न्यूली एक स्टैंडर्ड इशू हुआ हुआ है IFRS 8, जिसकी वजह से हमें सेगमेंट इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है। वो क्यों बताते हैं? क्योंकि यूजर जो होता है वो पूरी ओवरऑल कंपनी को ना बाज़ औक़ात एनालाइज प्रॉपरली नहीं कर पाता। अगर उसको सेगमेंट के बारे में पता हो जाए ना कि हमारे बिजनेस का टोटल अगर 100 रुपये रेवेन्यू है तो 100 रुपये में से 80 रुपये बेवरेज से आ रहा है, 30 रुपये या 20 रुपये स्नैक्स से आ रहा है, ठीक है। तो वो सेगमेंट इंफॉर्मेशन का प्रॉपर एक मकसद होता है जो आपको बतानी पड़ती है। थैंक यू सर, थैंक यू।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग assumptions हैं, ये भी आपको बतानी पड़ती हैं कि इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे कोई डिटेल है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। जब एंटिटी गोइंग कंसर्न डाउटफुल हो जाती है तो मसला कब होती है कि एन इनएबिलिटी बाय द एंटिटी टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं वो पे कर पा रही, ठीक है। तो कंपनी फिर उसके बारे में सवाल निशान होगा कि ये कंपनी गोइंग कंसर्न है भी कि नहीं है, तो उसको फिर एनालाइज करना पड़ेगा। मेजर लॉसेज और कैश फ्लो डिफिकल्टीज हैव अराइजन सिंस द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। तो लॉसेज भी हो रहे हैं और कैश फ्लो डिफिकल्टीज भी हैं, आप डे टू डे ऑपरेशंस नहीं मीट कर पा रहे, तो आपकी फिर क्या जो फर्म है या कंपनी है वो गोइंग कंसर्न शायद ना हो, आपको फिर प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, डेट इक्विटी रेशियोज है, टाइम इंटरेस्ट अर्न का रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के रेशियोज हैं, ये एडवर्स हो रहे हैं, ठीक है। इनमें बहुत डाउनफॉल आ रहा है। तो ऐसे अगर इंडिकेटर्स हैं जो आपके फाइनेंशियल रेशियोज जो एडवर्स हो जाते हैं, इन फाइनेंशियल रेशियोज की एडवर्सिटी भी आपको ये एक्सप्लेन कर सकती है कि जी आपकी बिजनेस शायद गोइंग कंसर्न नहीं है। इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकों ने आपको लोन देने से इनकार कर दिया है, ठीक है। तो बैंकों ने आपको एनालाइज किया होगा तो इनकार किया है ना, बैंकों ने आपकी एबिलिटी को जज किया होगा तो उन्होंने इनकार किया कि आपकी कंपनी अब इस काबिल नहीं है कि इसको लोन दिया जाए, इसके पास पहले ही बहुत सारा लोन है, तो पहले उस लोन को तो आप जरा मैनेज कर लें, आपने उसको सही तरह मैनेज नहीं किया हुआ। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंशाल्लाह हम इस सेशन में पढ़ेंगे कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है, बेसिकली कैश फ्लो के ना तीन सोर्सेज होते हैं, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नेगेटिव हो जाए तो उसका कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो आपकी बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डाउटफुल हो जाएगी, यानी आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है, और एक और एनालिसिस ये है कि आपका बिजनेस वैसे तो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है लेकिन उसका कैश फ्लो ऑपरेशन से नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ज्यादातर काम उधार पे रखा हुआ है, आपकी कलेक्शन एफर्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। और आपके बिजनेस में रिस्क बढ़ गया है कि आपके रेवेन्यूज कैश में ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है बिजनेस के लिए कि जी आप रेवेन्यू तो कमा रहे हैं लेकिन वो कैश में रियलाइज नहीं हो रहा। मेजर डेट रीपेमेंट फॉलिंग ड्यू विच द एंटिटी विल नॉट बी एबल टू मीट, ऑब्वियसली कुछ पेमेंट्स हैं जो आप नहीं कर पाएंगे, वो मेजर पेमेंट्स हैं, तो ये भी अगर आपका ऐसा कोई मसला है तो आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न शायद डिक्लेयर ना हो। पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रिपोर्टिंग एंटिटी दैट मे रिजल्ट इन क्लेम्स दैट आर अनलाइकली टू बी सेटल्स, आपके पास रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, और उस लीगल इश्यूज को जब सेटल किया जाएगा तो आपको इतनी ह्यूज पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कि आपके पास उसके फंड्स ही ना हो, तो फिर आपकी कंपनी को लिक्विडेट या फोर्स लिक्विडेशन की तरफ भेजा जाएगा कि आपकी कंपनी अब लिक्विडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक इशू हमने जब गोइंग कंसर्न लास्ट में हमने डिस्कस किया तो शायद ये वाले मैटर वहाँ पे डिस्कस नहीं किए थे। तो गोइंग कंसर्न का आपने अपना असम्पशन भी डिस्क्लोज करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। इसके अलावा अक्रूवल बेसिस पे हम ऑलरेडी डिटेल से बात कर चुके हैं, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप लोग इसको फिर देख लीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, लिक्विडेट का मतलब? क्लोज, वाइंड अप, वाइंड अप, बंद कर देना, शटर डाउन, ताला लगा दें, बिल्कुल ठीक है जी। रिपोर्टिंग एंटिटी नेक्स्ट जो एरिया है, रिपोर्टिंग एंटिटी मींस जिसकी इंफॉर्मेशन आपने बतानी है। रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ यूनिट फॉर विच द एंटिटी चूजेस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो सिंगल एंटिटी भी हो सकती है, ठीक है, वो एक एंटिटी का पोर्शन भी हो सकती है, जैसे मैं डिवीजन की बात की है,
और वो मोर देन वन एंटिटीज भी हो सकती हैं, जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज में होता है कि पेरेंट और सब्सिडरी की मिला के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाई जाती है। जैसे अभी आपको मैंने एक रिपोर्ट व्यू कराई है नेशनल फूड्स की, तो उसके अंदर अनकंसोलिडेटेड मैंने आपको दिखाई थी पहले, ठीक है, तो वो एक किसी कंपनी की थी, लेकिन अगर कंसोलिडेटेड दिखाई जाएगी तो उसके अंदर उसकी सब्सिडरीज को भी आपने ऐड किया होता है। वो इंशाल्लाह हम हमारे सिलेबस में है, वो हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हम एक से ज्यादा कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है। ग्रुप अकाउंट्स हमारे सिलेबस में इसका एक अच्छा खासा पोर्शन है। सर ये आपके पेरेंट्स कंपनी को होल्डिंग कंपनी भी कह सकते हैं ना? जी जी कह सकते हैं। ओके अब यहाँ से ऑनवर्ड्स जो एसेट्स को डिफाइन करेंगे, थोड़ी सी लंबी डिस्कशन होगी जिसमें हम एसेट्स को डिफाइन। जी कंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड का दोबारा बता दिया था। कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा कंपनी से, आपने बात की पेरेंट और होल्डिंग कंपनी की, एक ही कंबाइंड स्टेटमेंट को कंसोलिडेट कहा जाता है, और सेपरेट स्टेटमेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मैं एग्जांपल दूं कि देयर आर, एक कंपनी है, लेट्स सपोज पी कंपनी है, पी लिमिटेड है, ठीक है, तो पी लिमिटेड की दो सब्सिडरीज हैं, एक है S1 लिमिटेड और एक है S2 लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, अगर तो पी लिमिटेड सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उसको कहेंगे अनकंसोलिडेटेड। एस अलग बनाए दैट इज कॉल्ड अनकंसोलिडेटेड, S2 अलग बनाए दैट इज अनकंसोलिडेटेड। लेकिन ये एक्चुअली ये तीनों जो है ये है तो खैर एक ही ग्रुप का हिस्सा, अगर इन तीनों की इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके सिंगल सेट बनाया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये पी लिमिटेड कंपनी इटसेल्फ खुद क्या है, ये इन्हीं की बेस के ऊपर काम कर रही है ना, S1 और S2 को सुपरवाइज कर रही है? नहीं, सुपरवाइज भी कर रही होती है, और इसीलिए तो इसको कंबाइन किया जाता है, ठीक है, इसीलिए तो कंबाइन कर रहे हैं ना। तीनों कंपनी अलग नेचर का काम कर रही होती है, मतलब कि हो सकता है एक ही नेचर काम कर रही हो, लेकिन यार देखे ना, जैसे एटलस ग्रुप है, एटलस ग्रुप में एटलस इंश्योरेंस भी है, एटलस पावर भी है, होंडा एटलस कार्स भी है, ठीक है, इसके अलावा एटलस होंडा भी है उसके अंदर, ठीक है, तो ये बहुत सारे उनकी अपनी अपनी कंपनीज हैं, ठीक है। तो एटलस ग्रुप को जब आप कंसोलिडेट करके एक ही पिक्चर दिखाएंगे दैट विल बी कॉल्ड द कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आप एटलस इंश्योरेंस अलग दिखा रहे हैं, उसकी अलग स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, एटलस पावर अलग दिखा रहे हैं, एटलस होंडा अलग दिखा रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स, ठीक है। जब हमने प्रेजेंट ही एक ग्रुप को करना है, एटलस ग्रुप को प्रेजेंट कर रही है, तो फिर हमें ये अलग-अलग अनकंसोलिडेटेड बनाने की अलग-अलग इसलिए दिखाते हैं कि कुछ शेयर होल्डर्स को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, कि अगर आप अलग-अलग नहीं दिखाएंगे तो फिर वो इंडिविजुअलिटी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, ठीक है। अगर आप, उसकी भी तो एक लीगल एंटिटी है ना जी, लीगल तो एंटिटी है वो, एटलस इंश्योरेंस अलग से एक लीगल एंटिटी तो है, उसको भी तो आपने अलग से दिखाना है। हाँ, लेकिन यूजर को एज अ होल पिक्चर भी आप दिखाएंगे ना कि जी कंसोलिडेट में ये है, लेकिन ऑब्वियसली वो एक एंटिटी तो है, उसके अपने शेयर होल्डर हैं, अपने उसके ऑपरेशंस हैं, उसकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपने उसके डायरेक्टर्स हैं, अपना उसका पूरा निज़ाम है, उसको परफॉर्मेंस भी तो जज करनी है ना अपनी। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे के अंदर मर्ज कर देगा तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो फिर कभी भी सामने नहीं ना आएगी, ठीक है। सर ये कंसोलिडेटेड जो है सिर्फ दिखाने की हद तक है, या लायबिलिटी जो है दूसरी कंपनी है दूसरे का शेयर भी करती है? नहीं, दिखाने की हद तक भी होती है, और एक्चुअली ये कंसोलिडेटेड जो होती है ये आपको इसलिए करनी पड़ती है कि आप सिंगल देखिए, एक्चुअली ये कंपनी जैसे उन्होंने अभी बात की ना कि पी लिमिटेड एक पेरेंट है और एस लिमिटेड और S2 लिमिटेड ये उसकी सब्सिडरीज हैं। तो पी लिमिटेड जो भी ऑपरेशंस कर रही है या एस लिमिटेड कोई भी काम कर रही है वो खुद से नहीं कर रही होती, वो इनका इन्फ्लुएंस होता है, बल्कि इनका कंट्रोल होता है। तो एस लिमिटेड की अलग से जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है, वो हद तक बेहतर है, लेकिन एस लिमिटेड चूंकि खुद से कुछ नहीं कर रही, वो कंट्रोल पी के जरिए हो रही है, लिहाजा ओवरऑल पिक्चर भी यूजर को दिखानी चाहिए, ताकि यार कि आप एज अ होल भी तो देखें ना कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। हो सकता है कि ये आपस में ही डील कर रहे हो, ये इसको इससे सेल कर रहा हो, इससे परचेज कर रहा हो, लोगों को रेवेन्यू दिखाए हुए हो,
और हो सकता है कि वापस में ही वो सेल परचेज चाह रही हो, ठीक है। तो उसका रेवेन्यू अभी ये जब हम इसकी सेगमेंटेशन पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ एक टोटल विल नॉट बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स पार्ट। इसमें कुछ चीजें कैंसिल भी हो जाएंगी ना, जो आपस में इन्होंने ट्रेडिंग की हुई कैंसिल हो जाएगी। यस जी यस सर ओके। जी सीमा आप। सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है और मतलब ये हम कब निकालते हैं, और डेप्रिसिएशन और अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अंदर अगर हम डिफरेंस करें तो इसका डिफरेंस क्या होता है? ये कहाँ से आ गया अभी, ये कहाँ से पढ़ लिया आपने अभी? इसको रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने ना एक एमसीक्यू में पढ़ा था तो एग्जांपल पढ़ के पढ़ी थी, बुक के अंदर ना एग्जांपल दी हुई थी, तो उसके अंदर उसने नेट रियलाइजेबल वैल्यू और डेप्रिसिएशन से एग्जांपल दी हुई थी टॉपिक को समझाने के लिए। तो ये किस पेज की बात कर रही हैं आप? इसमें मैंने कहीं पढ़ा था चलिए वो अभी ये टॉपिक तो आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी ये IS2 और IS16 का एरिया है, ये इस वक्त रेलेवेंट, इस वक्त करंटली अगर आप पूछ रही हैं तो इस वक्त ये करंट डिस्कशन में नहीं है, ये इंशाल्लाह आगे आएंगी जी सारी, डोंट वरी। और कोई सवाल जी? सवाल सारे भूल गए हम, सारे भूल गए हैं जी। वो एक इररिलेवेंट सा क्वेश्चन भी नहीं आ गया तो कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट और इररिलेवेंट। वो बाज़ औक़ात होता है कि एक चीज़ होती है वो अनक्लियर होती है, तो कोई बात नहीं, वो मैंने उनको कह दिया कि वो जब टाइम होगा तो फिर आ जाएगा, इट्स नॉट एन इशू। क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन। जी डिग्री होती है, उस तरह क्वेश्चन होता है। हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन पूछने से ना घबराए, क्वेश्चन पूछिए, 1-2 मिनट वेट कर लीजिए। सर ये जो पी लिमिटेड एज अ पेरेंट कंपनी आप बता रहे हैं, तो अगर S1 और S2 लिमिटेड कंपनी ने अपना जो है करना हो तो वो पी लिमिटेड के बगैर नहीं ना हो सकता? वो भी फिर उसकी कंफर्मेशन के बगैर नहीं हो सकता? वो उसकी तरफ से इजाजत मिलेगी तो ही वो कंसोलिडेट कर सकेंगे, ऐसे ही है यहाँ पे भी? सर चले सर का माइक म्यूट है। सर म्यूट पे है। सर ने कहा था वेट करो 1-2 मिनट। जी मेरे ख्याल से कोई सवाल स्टूडेंट कर रहा था, वो मैं कुछ सुन नहीं सका जी। यानी जी जी जी, क्या सवाल था आपका? सर मैं ये कह रही थी कि आपने पी लिमिटेड को एज आपने एक दफ़ा पी लिमिटेड को पेरेंट कंपनी भी कहा है, तो अगर ये पेरेंट कंपनी है तो ये इसकी कंफर्मेशन के बगैर S1 और S2 कंसोलिडेट नहीं कर सकते अलग से भी? ये क्या यहाँ पर अप्लाई होता है? मतलब अगर उन्होंने सेपरेट भी करना हो तो? पेरेंट कंपनी ही कंसोलिडेशन रिपोर्ट इशू करेगी। S1 के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो P को डाटा मांगे और अपने साथ ऐड करे। P S को ऐड करेगी, S P को ऐड नहीं कर सकती। तो यहाँ से क्वेश्चन है 2-3 मेरे एकदम फैसला यानी इटसेल्फ, यानी कि अगर एक कंसोलिडेशन के जो आप तैयार करते हैं उसके अंदर अगर पेरेंट कंपनी शामिल नहीं है तो वो हमारी कंसोलिडेशन नहीं कराएगी? नहीं, पेरेंट कंपनी क्यों शामिल नहीं है तो कंसोलिडेशन? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आपस में जो नीचे हैं जो आपकी सब्सिडीज कंपनी है वो आपस में मिलके बना लेती हैं कंसोलिडेशन। नहीं, तो वो मेन इंग्रेडिएंट ही शामिल नहीं है, पेरेंट उनको अलाउ ही नहीं करेगी पेरेंट के बगैर। और नॉर्मली तो ये डायरेक्टर्स भी सेम ही होते हैं जी इसके अंदर। जो डायरेक्टर बी में बैठा हुआ है वही एस में बैठा हुआ है, तो वो कैसे करने देगा उसको? हो गया सर। दूसरा,
अभी अगर ये पी लिमिट के अंदर अभी तो हमने 2 बताई हैं, हो सकता है 5 है, जैसे आप एक्टर्स ग्रुप का बता रहे थे। अब एक्टर ग्रुप के अंदर ये है कि अगर वो अपने सारे ग्रुप को शामिल सारी सब्सिडरी कंपनी को शामिल नहीं करता, किसी सिलेक्टिव कर लेता, तो क्या वो भी कंसोलिडेट कहलाएगी? नहीं, सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। यानी कि ये नहीं है कि ऑप्शनल, ये नहीं, ये तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ना जी, आप फिर कंप्लीटनेस को वायलेट कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना। हाँ, आप ये कैसे कि जो आपको आपकी मर्जी तो नहीं है ना, ये तो पैसा तो हर कंपनी में लगा हुआ है ना, तो और वैसे भी आप जब ये SCCP में सबमिट करवाएंगे तो वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि आपने पूरी कंसोलिडेट नहीं की हुई है। ठीक हो गया सर, ठीक हो। ये ना स्ट्रेटेजिक लेवल का जो आपका पेपर है ना, अगर एडवांस फाइनेंशियल, उसके अंदर 50% से ज़्यादा वेटेज है इस पूरे एरिया का, पेरेंट और सब्सिडियरी के मैटर्स का। तो वहाँ जाके आप लोग सही मानों में इस चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ तो जस्ट इंट्रोडक्टरी। जी जी, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी। तो इधर तो इंट्रोडक्टरी डिस्कशन है, अभी तो खैर बहुत चीज़ें, अभी हमने स्टैंडर्ड भी एक कोई नहीं स्टार्ट किया। तो इनिशियल लेवल पे ना थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आती है डिफ़िकल्टी, जहाँ पे स्टैंडर्ड्स अभी हमने पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारी टर्म्स नई आहिस्ता आहिस्ता आ रही होती हैं। तो जब हम इसीलिए मैंने जो स्टैंडर्ड्स शुरू में मैं रखे हुए हैं, वो स्टैंडर्ड रखे हैं जिसकी जो टर्म्स है वो काफ़ी जगह रिपीट होंगी, ताकि जब आप बाकी स्टैंडर्ड्स पढ़ें, और अब जब हम 5 से 6 स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे तो 7वां 8वां स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी, जैसे ये एक बेटी ने सवाल किया जी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, ये शुरू में हम कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, फिर डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी हम पढ़ लेंगे, तो ये उसके बाद जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट होंगी। 2-3 स्टैंडर्ड्स के अंदर ये NRV और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो कवर हो जाती हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, वो ये कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से जो है क्या पेपर के अंदर MCQs आते हैं कि जस्ट आपकी बेस बनाने? देखें, ICMA के अंदर जो चीज़ सिलेबस का पार्ट बन गई है ना, वो किसी ना किसी हवाले से टेस्ट हो सकती है। ये यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके अंदर हम कोई डिफाइन कर देते हैं जी ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं। ICMA की डिक्शनरी में इम्पोर्टेंट का वर्ड ही नहीं है। नथिंग, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। इवन कि जो चीज़ आपके कोर्स पैक के अंदर नाम आ गया है ना, तो वो अब आपने उसको पढ़ना है। और ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात हम चीज़ों को टोटल अगर 800 पेजेस का कोर्स पैक है और आपने 799 पेजेस पढ़ लिए हैं और एक पेज छोड़ दिया है, बाज़ औक़ात उसी एक पेज में से सवाल आ जाता है। तो आप फिर 799 को साइड पे करें, वो एक पेज के ऊपर ही बाज़ औक़ात 25 नंबर का सवाल आया होता है। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है। तो डोंट टेक एनीथिंग एज नेग्लिजिबल और एज अनइम्पोर्टेंट। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। बाज़ औक़ात इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये जो आपके सामने एसेट के ऊपर है, 10 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं, कोई सिनेरियो बना के आप CC को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, MCQs के अंदर मल्टीपल MCQs एक ही एरिया से आ सकते हैं। तो डोंट उसमें, और ये चीज़ मैंने शुरू बताई थी कि जो वेटेज दिया हुआ है ना, वो ये नहीं दिया हुआ कि इतने % इसमें से पेपर आएगा, वो है स्टडी एफर्ट। ठीक है, तो इतनी आपने एफर्ट लगानी है। सर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आपने मतलब आपको किस किस सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला हुआ है? ये दोनों जो आप पढ़ रहे हैं जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, इधर नहीं, स्टेज फाइनल वाला, ये तो इनिशियल पेपर था। स्टेज AFA में और SMA में, दोनों। तो आप मतलब आप किस स्ट्रेटेजी से पढ़ते थे, मतलब आप क्या स्ट्रेटेजी? कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई स्ट्रेटेजी। जो टीचर ने पढ़ाया डेली का काम, पर डेली करते थे बस, और कुछ नहीं करते। कोई खास कोई का पैटर्न नहीं था। टीचर ने जो पढ़ा दिया वो रोज का काम बस रोज कर लें, आपको कोई जरूरत नहीं है आगे चीजें करने की। तो सर आप किताब मतलब जी, किताब आप क्या पढ़ सकते हैं? किताब पढ़ना है आपने, किताब जो आपको किताब रेफर की है ना, वो जरूर पढ़ें। अच्छा, और सर आप कराची से पढ़ के आए हैं, मतलब असर अदनान से ही तो वहाँ पर पढ़ाते हैं ना? जी 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 जी, कराची से। आजकल वो बीमार है, उनके लिए आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। ही इज माय टीचर। ठीक है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट
आपके ये नोट्स हैं यही से पढ़ने इनफ है बुक के अलावा? नोट्स तो मेरे अब खत्म हो जाएंगे जी, चैप्टर 2 के बाद मेरे नोट्स नहीं आएंगे, अब मैं किताब के पास ही चला जाऊंगा। ये मैंने चूंकि उस वक्त तक किताब रेफर नहीं थी, ऐसे मैंने मुझे ये अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे बताया है कि ये सिलेबस आपका डिफाइन हो गया हुआ है और स्टडी टेक्स्ट प्रिस्क्राइब कर दिया गया, तो नोट्स मेरे फिर अब फर्दर शायद मैं ना आपसे शेयर करूं, और वो नोट्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे, और वो किसी ना किसी तरीके से मैं आपको वो या जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, ये आपने बस नोट करना है, ठीक है? जो मैं काफी अपना लिखा करूंगा इधर बोर्ड पे, यानी व्हाइट बोर्ड पे ना चीजें काफी लिखा करूंगा, तो वो आपने जगह जगह चीजें फिर नोट डाउन करनी है, ठीक है? क्वेश्चंस के लिए आपको मैंने एमसीक्यू बैंक दे दिया है। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नॉन कैश एक्टिविटीज जो हैं ये इन्वॉल्व होती हैं? नहीं, वो डिस्क्लोजर में दी जाती हैं, उसके फुटनोट में देना पड़ता है। ये पहले मैं कहीं पढ़ा था, ये गैप प्रिंसिपल के अंदर जो है वो कोई ऐसी चीज? पता नहीं, कोई गैप तो हम फॉलो नहीं करते, हम आईएफआरएस फॉलो करते हैं। अच्छा चले सर, एक चीज और है, ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है इसको थोड़ा सा सर एलैबोरेट कर दें। किसको? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं फाइनेंशियल में और इन्वेस्टिंग में? ये वैसे मैंने कल बताया था जी जी। एक मिनट, ये आपके सीआरपी कॉल आ रही, एक होगी देख जी नाज़िम। हाँ ठीक है ओके। सर वो एक्चुअली ये कहना था, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में जो नॉन कैश आइटम्स हैं वो डिस्क्लोज होती हैं, आई थिंक जाहिद उसकी बात कर रहे हैं। वो नॉन कैश बेसिकली वो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, वो ये जो नॉन कैश आइटम की बात कर रहे हैं वो अलग चीज होगी। बहरहाल उसको अच्छा एक बता दूंगा मैं जब कराऊंगा ना कैश फ्लो, उसके अंदर ये होता है कि नॉन कैश डेप्रिसिएशन है, इसके अलावा मेजर तो ये डेप्रिसिएशन ही होता है, उसको हम ऐड बैक कर देते हैं क्योंकि उसका कैश इम्पैक्ट कोई नहीं होता है। लेकिन जो अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है, उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट नहीं की है, आपने शेयर इशू कर दिए हैं, ठीक है, तो वो फिर एक नॉन कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसको फिर आप नोट्स में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की ब्रीफ डेफिनेशन ये है कि इन्वेस्टिंग से मुराद एसेट्स कौन से आपने कंपनी ने परचेज करने हैं, और फाइनेंसिंग से मुराद वो एसेट्स कहाँ से परचेज करने हैं, वो शेयर इशू करने हैं या वो बॉन्ड्स या डेट या लोन वगैरह से हासिल करने हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एसेट्स के हवाले से होती है, जबकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी उस पैसे की अरेंजमेंट के सोर्सेज के हवाले से होती है। जी ठीक है सर। सर ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसका जो नोट्स है इनकी कोई तरतीब होती है कि पहले किस चीज को जो है? नहीं, जो सीक्वेंस आ रहा होता है ना, जैसे सेल्स में पहले तो सेल्स के पहले आ जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स का पहले आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस का, जिस सीक्वेंस से प्रेजेंटेशन हो रही होती है ना उसी सीक्वेंस से नोट बन जाते हैं। चलें ठीक है सर। एक दफा आप ये नेशनल फूड्स की ना रिव्यू कीजिएगा, मैं भेजता हूँ आज आपको उधर। जी जी ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो एमसीक्यूज बैंक आपने दिया है, ये इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो मिक्स हैं या स्टैंडर्ड वाइज हैं? मतलब अगर आईएएस स्टैंडर्ड वाइज है, मैं बताऊंगा ना जब ये स्टैंडर्ड वाइज है, ये उसमें बताया कि ये कौन कौन से स्टैंडर्ड है, बताया हुआ। इसके अलावा और भी बड़े सारे सोर्सेज हैं, वो ऐसा टाइम से हम बताएंगे आपको, लेकिन ये मेजर यही है, ये कर लें, यही काफी है, ठीक है। क्योंकि मेरे अपने सवाल भी होंगे ना, मैं जब स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा ना आपको, तो मैं वहीं पे सवाल आपके सामने एक बनाऊंगा कि सवाल इसका स्नैरियो ये है, वो स्नैरियो फिर तकरीबन तमाम चीजों को कवर कर रहा होगा। उसके बाद एमसीक्यू तो उसकी प्रैक्टिस है। फिर जैसे अब IAS2 में पढ़ाऊंगा ना, तो IAS2 के अंदर जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर एमसीक्यूज में आप टेस्ट कर लीजिएगा। इस तरह IAS16 है, IAS16 का पूरा एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव मैं करवा दूंगा आपको, और बाकी तो उसके एमसीक्यूज उसकी प्रैक्टिस है। हाँ, वो क्वेश्चन जो है वो आपको मैं एडिशनली, जिस तरह मैं आपको पहले डिफरेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ, उस तरीके से एक्सेल के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको सारे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, ये कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड जरा थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है। मतलब कंसोलिडेटेड तो वो है ना कि पेरेंट ने सब सब्सिडरीज एक फाइनेंशियल ग्रुप यानी कि ग्रुप की, और जो अनकंसोलिडेटेड है उसमें जो पेरेंट है वो सिर्फ अपनी जो एक मतलब ब्रांच है वही
सकते हैं या वो सबकी अलग प्रेजेंट रहेगी? नहीं, बाकी वो अनकंसोलिडेटेड में पेरेंट सिर्फ अपनी बनाएगा डाटा, उसमें किसी और को इनकॉर्पोरेट नहीं अपनी करेगा। और जो की हैं वो भी अपनी अपनी ही करेंगे अगर हाँ, उनको वो अलाउ करे पेरेंट्स? जी वो अपनी करते हैं, अलाउ नहीं करता, वो अपनी अपनी अलग अलग करते हैं, कंसोलिडेट करते हुए सबको कंबाइन किया अच्छा, जाएगा। वो अपनी मतलब एक सब्सिडरी है उसको मतलब वो जी ये पी अपनी अलग बनाएगा, ये S1 अपनी अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये तीनों कहलाती, ये तीनों कहलाएंगी अनकंसोलिडेटेड। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन अगर तीनों कंबाइन हो जाएगी तो वो कंसोलिडेट कहलाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है सर, क्या इनको कंपलसरी है कि ये जो सब्सिडरीज है वो अपनी अपनी स्टेटमेंट्स लाजमी एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो स्टेटमेंट शो करेंगे? जी अगर वो नहीं करेंगे या तो मतलब कि पेरेंट्स ने, अगर वो नहीं करेंगे तो कंसोलिडेट कैसे कराएंगे फिर आप? कंसोलिडेट करने के लिए आपको अलग अलग चाहिए होती है थोड़ा। अच्छा बोले। जी मैं ये नहीं कहना चाह रहा, वो अलग अलग तो बनेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन जो है वो हर एक के लिए कंपलसरी है, या कि बनाएंगे तो सभी? और कंपलसरी किसके लिए है कि पेरेंट्स उसको कंसोलिडेट करके प्रेजेंट करे जनरल पब्लिक के लिए, या हर एक सब्सिडरी को अलहदा से प्रेजेंटेशन के लिए वो करना पड़ता है? देखिए, उसमें फिर ना आप डिसीजन एससीसीपी से ले सकते हैं कि जी हम चूंकि कंसोलिडेटेड भेज रहे हैं और उसी के अंदर इनकी सेपरेट भी शामिल है, तो फिर आप एक ही ग्रुप में बना देंगे। नहीं, अगर एक ही पेरेंट है, मिसाल के तौर पर पी कंपनी है, वो पी कंपनी अपनी स्टेटमेंट के अंदर ही दोनों की भी अनकंसोलिडेटेड डाल देता है, तो फिर तो आपको अलग से जरूरत नहीं है S1 S2 के लिए। नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। मैं बस ये क्वेश्चन था मेरा कि मतलब कि वो उसको प्रेजेंटेशन के लिए सबको वो परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी या नहीं करनी? ठीक है, जैसे देखे ना आपको मैंने, यानी कि वो एससीसीपी की इजाजत से। हाँ, ये रजिस्ट्रार से परमिशन लेके आपका सेक्रेटरी जो है ना, कंपनी सेक्रेटरी, ये उसको करवा लेता है कि जी हम आपको तो पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो चाहे हम आपको अलग अलग बुक्स में दें या इकट्ठी दे दें, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। जी ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी। कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई नया कंटेंट तो मेरा जी ठीक है। सर ये पेपर में कितने एमसीक्यूज आएंगे इस बार? एमसीक्यूज कितने होंगे? ये जी आपने मेरा जो एमसीक्यू बैंक है उसके शुरू में लिखा हुआ है। सर अटेंडेंस के लिए मैंने ये कहना था आप लोगों से कि कल से ना आप जब आप ये लॉगिन करें ना, अपना ज्वाइन करें मीटिंग को, तो अपने नाम के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखें। ठीक है, उससे अटेंडेंस जल्दी हो जाया करेगी आप लोगों की। सर जो लोग डीएलपी मेथड से अपेयर हुए थे उनकी अटेंडेंस हुई है मार्क अभी तक या नहीं? उसमें वो अपने साथ डीएलपी लिख दीजिएगा। डीएलपी जो फॉर एग्जांपल एक शख्स का नाम है आसिफ, तो लिखेगा DLP-आसिफ, तो वो तो डीएलपी में काउंट हो जाएगा। सर वो प्रीवियस जो अटेंडेंस होगी उसका क्या करेंगे? मैंने अभी तक जो है सिर्फ 2 लेक्चर मिस किए हैं, एक पहला लेक्चर और एक कल कोई बात नहीं, वो मैं लगा दूंगा ना इकट्ठी, वो मैं आपसे एक दफा कोऑर्डिनेट कर लूंगा। जी थैंक यू सर। ठीक है, वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो आपके पास एविडेंस है। तो एक दफ़ा ना हम ये क्या करेंगे ना कि क्लास ख़त्म करने से पहले ना ये एक जो लिस्ट है ना उसका एक स्नैपशॉट रिकॉर्डिंग का पार्ट बना दिया करेंगे, ताकि हर बंदा जो वो कहते हैं ना सनद रहे बहुत ज़रूरत काम आए, तो एक दफ़ा ऐसे इसको स्क्रॉल डाउन कर लिया करेंगे ताकि वो रिकॉर्डिंग के अंदर हर बंदा अपीयर हो जाएगा और फ्यूचर में उसके पास एक रेफरेंस, यही आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। लेकिन अभी देखें ना, अभी इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। अब जैसे ये वसीम साहब हैं, वसीम साहब से पहले इनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर -वसीम, तो फिर जब ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम इजीली उसको सिस्टम का पार्ट बना सकते हैं। यहाँ से कॉपी भी हो सकता है, यहाँ से उसे कॉपी करेंगे और एज इट इज जाके उसको पेस्ट कर देंगे तो उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। ओके ओके सर, ठीक है। तो कल की क्लास में आप ये जब ज्वाइन करें तो अपने साथ रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखें जी। एनी अदर क्वेश्चन? ओके क्लास, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आपके लिए मैसेज ये है कि जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको इसी वीक में अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी। तो जो प्रीवियस मेरी क्लासेस जिन्होंने मिस की हैं वो रिकॉर्डिंग जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है।
और ये ऑफिशियली मुझे कम्युनिकेट हो गया है कि आप ये रिकॉर्डिंग्स आपको इसी वीक में मिलना शुरू हो जाएंगी और फिर वो क्लास के ख़त्म होने के बाद वो आपको अगली क्लास से पहले या अगली क्लास तक आपको वो चीज़ पिछली वाली रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब फॉलो अप इसको कर लीजिएगा एजुकेशन से, जो लाहौर के हैं वो लाहौर से ही फॉलो कर लें, जो बाकी सिटी से हैं वो फिर अपने कंसर्न लोकेशन से उसको फॉलो अप कर लीजिए। अब ये अवेलेबल कहाँ होती है ये मुझे नहीं इसका पता, ये खैर आपके पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, शायद पोर्टल पे अलाउ होती है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।